नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जब हम भारत की बात करते हैं, भारत के नागरिकों की बात करते हैं, तो हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार और सबसे मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार। आप इस देश में कहीं भी बाहर घूमने जा सकते हैं, स्वतंत्रता से खाना खा सकते हैं, स्वतंत्रता से कपड़े पहन सकते हैं और अपनी बात को किसी भी पटल पर एक लोकतांत्रिक तरीके से रखने का भी आपको पूर्ण अधिकार होता है। लेकिन लोकतंत्र के गर्त में गिरने की पराकाष्ठा और लोकतंत्र के गर्त में जाने की संभावनाओं के चलते आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो आपके द्वारा शेयर कर रहे हैं। कुछ मुद्दों पर बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं लोकतंत्र के खतरे में आने की। बार बार जब आप टीवी चैनल खोलते हैं, कई सारे एंकर आपके सामने आते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन सरकारों के द्वारा जो विपक्ष में बैठाए गए या जनता के द्वारा जो विपक्ष में बैठाए गए नेता हैं, वो सरकारों को उनका काम सही तरीके से नहीं करने दे रहे हैं। एक अभिभाषण काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, जो कि है प्रतापगढ़ से विधायक राजा भैया का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राजा भैया यानी कि रघुराज प्रताप सिंह ने अपना अभिभाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि सदन में बैठे कई लोग मेरे द्वारा दिए गए भाषण पर सहमत होंगे और कई सारे लोग असहमत होंगे, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कोई भी चुनी हुई सरकार पूरी तरह से अच्छी नहीं होती, लेकिन कोई भी चुनी हुई सरकार उतनी भी बुरी नहीं होती जितनी विपक्ष के लोग उसको बताने की या दिखाने की कोशिश करते हैं। कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश होती है, और सुधार की गुंजाइश हर बार, हर जगह, हर समय हो ही जाती है। राजा भैया का ये भाषण इस समय क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में अपने भाषण के दौरान कह रहे थे कि आपने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, कितने डरपोक हैं आप लोग। फिर उन्होंने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री आज तक के हुए प्रधानमंत्रियों में सबसे ज़्यादा अनपढ़ है। यही कुछ बयान आज से कुछ सालों पहले अरविंद केजरीवाल के मुखारविंद से निकले थे, जब वो एक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी फर्जी व्यक्ति हैं, अगर उनकी डिग्रियां असली हैं तो अपनी डिग्रियों को दिखाएं। दो पीएचडी या पीजी की डिग्री लेकर बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन डिग्रियां दिखाने से डरते हैं। उस समय के सीआईसी ने उनको इस पर क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अभी हुआ कुछ यूँ है कि कल की बात है कि उनके द्वारा दिए गए इस भाषण के बारे में गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसले को बदल दिया है। गुजरात हाई कोर्ट की एकल बेंच के द्वारा ये फैसला आया है कि पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिग्री मांगना कानूनन अपराध है। इसलिए अरविंद केजरीवाल साहब को 25,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। अब हमारे देश में भाषणों के दौरान कई सारे राजनेता किस किस प्रकार के बयान देते हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुराने वीडियोस उठाकर देखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए कुछ वक्तव्य मैं आपको बता देता हूं और ये आप पर छोड़ता हूं, ये आप इससे खुद तय करिए कि किन किन नेताओं के ये अभिभाषण हैं। सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा अभिभाषण या बहुत पॉपुलर अभिभाषण जिसके द्वारा चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो असफल रहा, वो था चौकीदार चोर है। अब इसमें चौकीदार कौन है, चोर कौन है, ये आप खुद तय कर लीजिए। दूसरा अभिभाषण अभी कुछ समय पहले ही आया था, दीदी ओ दीदी। तीसरा अभिभाषण खेला होबे। चौथा अभिभाषण वो शूर्पणखा की तरह बात करते हैं। पांचवा अभिभाषण लोग फर्जी डिग्री दिखा रहे हैं। छठवां अभिभाषण कि सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं। सातवां अभिभाषण चोर चोर मौसेरे भाई, और कई सारे शब्दों को हमारी सदन से भी हटा दिया गया है। नई सदन बन के तैयार है जिसकी संख्या ज़्यादा है। फ़ोटो बाहर आ रही हैं, फ़ोटो जीबी, आंदोलन जीबी, ऐसे भी शब्दों का प्रयोग हमारे देश में किया गया है। लेकिन कितनों पर मुकदमे हुए, कितनों के लिए कार्रवाई की गई, ये सब
आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए बात करते हैं पोस्टर्स की। दिल्ली में आपने पोस्टर देखे, गुजरात में आपने पोस्टर देखे। आम आदमी पार्टी भी लगातार पोस्टरबाजी के इस दौर में पीछे हटने को तैयार नहीं है। वही अरविंद केजरीवाल जो एक समय अन्ना के साथ जुड़े हुए थे और ये कहते थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति एक गंदा दलदल है और राजनीति को साफ करने की ज़रूरत है। फिर समय बदला, परिप्रेक्ष्य बदला और राजनीति गंदा दलदल तो थी ही, लेकिन अब केजरीवाल कहने लगे थे कि अगर इस दलदल को साफ करना है तो हमें उस दलदल में उतरना पड़ेगा और वहीं जाके हम दलदल को साफ करेंगे। वो उस कीचड़ में उतर गए और कितना वो साफ़ सफाई इस समय कर रहे हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद तय करिए और आप खुद तय कर भी रहे हैं। आप अपने वोट के द्वारा ये सब चीज़ें तय करते रहते हैं। फिलहाल एमसीडी के चुनाव आए, कई सारे भाषण वायरल हुए। कूड़े की बात हुई, कूड़े को साफ करने की बात हुई। फिर सदन चला, सदन नहीं चल पाया। जूते चले, चप्पल चले, लेकिन सदन नहीं चला। इसके बाद बात आती है शीतकालीन सत्र की। शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वहाँ से लौटकर आते हैं। फिर सदन की कार्यवाही इसलिए भी अति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सदन में बैठे वो लोग जिनको आप जन नेता कहते हैं, और वो जन नेता या राजनेता या फिर आपके चुने हुए सदस्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो आपके लिए आपका नेतृत्व उस सदन में जाकर करते हैं। कई लाखों लोगों के बीच में से चुनकर एक प्रतिनिधि आप उस सदन में पहुंचाते हैं और वो सदन में पहुंचकर जूते पहनकर जाते हैं और वहां से जूते, बोतल, बक्सा, उसके अलावा गिलास फेंकने का काम करते हैं। लेकिन आपके लिए जो नीतियां उन्हें बनानी चाहिए, जो सांसद निधि खर्च करनी चाहिए, वो सही समय पे नहीं होती है। लेकिन अगर आप भाषणों के दौरान या फिर किसी रैली के दौरान कोई भाषण देते हैं तो अब आप पर रसूखा लगाया जाना तय है। लोकतंत्र के जो निर्माता थे, जब उन्होंने लोकतंत्र का निर्माण किया था, क्या उन्होंने इसी दिन के लिए इस लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी का एक अधिकार आपको दिया था? चलिए, बोलने की आज़ादी, कई लोग ये भी बोलेंगे कि हाँ आप बोलिए लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन क्या सारे जो पक्ष में बैठे नेता हैं वो एक लोकतांत्रिक तरीके से अपना अभिभाषण देते हैं, या फिर जो विपक्ष में बैठे नेता हैं वो भी एक लोकतांत्रिक तरीके से भाषण देते हैं? भाषणों की बात करें तो इस देश में जन नेताओं का एक स्वरूप होता है, एक प्रारूप होता है। पहले की बात करें तो जो आपके जन नेता थे वो अपनी आलोचना सुनने के लिए कई सारे कवियों, कार्टूनिस्ट को अपने साथ रखते थे, उनके दिए गए वक्तव्यों को सुनते थे, ठहाके लगाते थे। लेकिन उस समय ईडी, सीबीआई या एनआईए उनके घर पर नहीं भेजी जाती थी। अब अगर ईडी की बात होती है, किसी डॉक्यूमेंट्री की बात होती है और किसी भी तरह की इस तरह की न्यूज़ की बात होती है तो आप निश्चिंत रहें, आपके यहाँ ईडी तुरंत पहुंचने वाली है। और ये अब एक ट्रेंड भी बन चुका है कि आप कोई न्यूज़ बोलिए और ईडी आपके यहाँ आएगी। ईडी अगर आपके यहाँ आएगी तो आप न्यूज़ चैनल्स में हेडलाइन बनाएंगे, चाहे वो मनीष कश्यप जैसे पत्रकार हों जो पैसे लेकर पत्रकारिता करते थे, या फिर कई सारे एनालिसिस जो बैठकर टीवी पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं वो स्किल्ड नहीं है, सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं इसीलिए क्योंकि वो बैठकर खाना या कमाना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं और मेरी पूरी टीम आपसे ये पूछना चाहती है कि भाई साहब, आपकी जो स्किल है वो स्किल एक आईएएस बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा लगती है। एक आईएएस को बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है, एक ज़िले को चलाना पड़ता है, ना कि कागज़ों में लिखे हुए इंटर्नशिप कर रहे बच्चों के द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को बैठकर सामने पढ़ देने से। स्किल की बात करें तो देश के युवा, देश के नौजवान इतने स्किलफुल रहे हैं जिन्होंने इसरो के द्वारा चंद्रयान को बनाया, मंगलयान को बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, अग्नि मिसाइल बनाई, देश को कई सारी जंगों में जीत दिलाई। इसके अलावा कई सारे ऐसे उपकरण, कई सारे आधुनिकीकरण के स्रोत रहे हैं जो भारत ने निर्मित किए हैं, चाहे आप इतिहास में देखें या फिर वर्तमान स्थिति में। तो स्किल की बात इस देश में करना बेमतलब सा लगने लगता है। इसके अलावा हम फिर से अपनी बात पर लौटते हैं और बात करते हैं बोलने के अधिकार के बारे में। जब आप कोई अभिभाषण देते हैं,
कोई वक्तव्य देते हैं तो आप ये सोचते हैं कि जो मैं अभिभाषण या वक्तव्य दे रहा हूँ उससे मैं अपने जनता को या अपनी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो पहले के राजनेता थे उनका भी ये मानना था कि ऐसे अभिभाषण ना दिए जाएं जिससे कि कोई भी वर्ग आहत हो, चाहे वो समुदाय हो, धर्म हो, व्यक्ति विशेष हो। लोग ऐसा कहते हैं कि मैं फलाना हूँ लेकिन मैं फलाना नहीं हूँ। अगर आप ऐसे भाषण देंगे तो हो सकता है कई सारे राजनेता, कई सारे जनमानस आपके खिलाफ हो जाएं। लेकिन क्या ये भी ठीक है कि आप किसी से कुछ मांगने पर या कोई सबूत मांगने पर उसके खिलाफ रसूखा लगा दें? कि आप उसके खिलाफ ईडी भेजें, एनआईए भेजें, सीबीआई द्वारा जांच कराएं? तो बोलने की आज़ादी हमारे देश में कितनी बची है, ये देखने वाली बात होगी। संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उन संविधान के अधिकारों का पूरी तरह से प्रयोग करना भी हमारे लिए लाजमी है। अगर हम संविधान में दिए हुए अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम भारत में भारतवासी या फिर हम इस देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य कैसे कह पाएंगे। हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जन नेता हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो या विधायक हो, अपनी तरह से पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम देश को, प्रदेश को, राज्य को, शहर को, अपने गांव को तरक्की की ओर ले जाएं। इसीलिए उनको राजनेता या जन नेता चुना जाता है। वो कोशिश तो करते हैं लेकिन इस कोशिश में ये भूल जाते हैं कि आप राजा नहीं हैं, आप जनता के सेवक हैं। अगर आप अपने आप को चौकीदार कहते हैं, अगर आप अपने आप को देश का बेटा कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं जिनने आंदोलन में जेल की हवा खाई है या जो शहीद हुए हैं, तो आप सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ना कि ऐसे उदाहरण पेश करें जिसमें आप सदन को ना चलने दें, जिसमें आप विधानसभा को ना चलने दें, जिसमें आप चलती ट्रेनों को ना चलने दें। अभी पिछले दिनों भगवान राम का जन्मदिन था, उसमें भी पूरी राजनीति देखने को मिली, आज भी देखने को मिल रही है। बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में कई जगह शोभा यात्रा निकाली गई, निकाली भी जानी चाहिए। रमज़ान का महीना था, रमज़ान में लोग नमाज अदा कर रहे थे, करनी भी चाहिए। लेकिन सबको अपने अपने धर्म का अनुसरण करने का पूरा हक है, लेकिन किसी और के धर्म को चोट पहुँचाए बिना। अगर आप जुलूस निकालते हैं, राम का जुलूस निकालते हैं, तो उसमें गोली या फायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अल्लाह को याद कर रहे हैं तो बगल में पत्थर लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि अचानक से कोई आएगा, मैं अल्लाह की नमाज से उठ के उस पर पत्थरबाजी करने लगूंगा। तो ये सब आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और इसके बाद आपको उन मौलानाओं से, उन धर्मगुरुओं से, उन राजनेताओं से भी दूर रहने की ज़रूरत है जो सिर्फ वक्तव्य देते हैं, बताते हैं कि भाई साहब जाओ उसको पत्थर मार दो लेकिन मैं घर में बैठा रहूँगा, जाओ उसका गला काट दो लेकिन मैं अपने ऑफिस में बैठा रहूँगा। गला काट दोगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी, आपको फांसी पे चढ़ाएगी और फिर वो कहेंगे कि वो शहीद हो गया, वोट मुझे दो। शहीद सामने वाला होता है। तो इसीलिए आप सबको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देश में एक सौहार्द बनाने की ज़रूरत है। पिछले दिनों रामनवमी बीती है, यानी कि भगवान राम का जन्मदिन। वो भगवान जिन्होंने रावण को मारने से पहले भी 5 बार उसके पास दूत भेजे थे, जिन्होंने शांति का प्रस्ताव, शांति का मार्ग हमेशा प्रशस्त किया है। तो इसीलिए हमारे देश में अगर राम राज्य की सही स्थापना करनी है तो सभी को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, चाहे वो हमारे पक्ष में बैठे नेता हों या फिर विपक्ष में बैठे राजनेता, या फिर वो टीवी एंकर हों जो सरकारों को बचाने के लिए ये तक कहने से नहीं गुरेज करते हैं कि हमारे देश के युवा टैलेंटेड नहीं है। सरकारें तो बहुत टैलेंटेड है, सरकारों के पास तो इतना टैलेंट भरा है कि वो ये भी कह सकते हैं कि हम प्याज नहीं खाते हैं साहब, तो हमें प्याज के बारे में जानकारी नहीं है। रुपया नहीं गिर रहा है साहब, डॉलर की कीमत ऊपर हो गई है। तो उन सरकारों को ना बचाएं, आप देश को बचाएं, देश के युवाओं को बचाएं और ऐसे एंकरों से, टीवी चैनलों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसके बारे में आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमारा आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आपके विचारों को सुना जाएगा, समझा जाएगा और अगर कोई त्रुटि हो तो उसको भी हम ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छे लगें तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।